क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक हमने लास्ट क्लास पे कर लिया है। देखो 31 क्वेश्चन क्या कहता है। 31 क्वेश्चन में 31st में, if the function f(x) satisfies limit x tends to 1 f(x minus 2 upon x square minus 1 equal to pi। मतलब इस वाले पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 1 पे पाई आती है। ठीक, तो हमें लिमिट x टेंस टू 1 f(x) फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करेंगे, यहां से वहां शिफ्ट करेंगे। 31 देखो क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x minus 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये तो पाई है। अब तुम्हें पता है बहुत सारे रूल्स, जैसे लिमिट x टेंस टू a p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। तो रैशनल फंक्शन पे लिमिट कैसे ऑपरेट होता है, इस लिमिट को हम x टेंस टू a p ऑफ x और लिमिट x टेंस टू a q ऑफ x ऐसे कर लेते हैं। तो यहां भी सेम प्रोसीजर लगा लें, लिमिट x टेंस टू 1 f(x minus 2 divided by limit x tends to 1 x square minus 2 equal to pi। अब देखो इस वाले जो डिनोमिनेटर है ना, उसको शिफ्ट करो पाई की साइड पे, क्योंकि हमें फाइनली ये चीज चाहिए है ना, तो यही निकालना है, बाकी सबको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं उधर। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 f(x minus 2 equal to pi into limit x tends to 1 x square minus 2। अब LHS उसका ऐसे -1 होगा। -1, ओके करेक्ट करेक्ट, ये डिनोमिनेटर में -1 होगा। अब देखो तो ये LHS में कुछ वैसा ही है अभी भी, लिमिट x टेंस टू 1 f(x minus 2। RHS पे देखो ये पाई एज इट इज। अब ये जो लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 है ये बताओ कितना हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो लिमिट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। x को 1 टेंड किया तो 1 स्क्वायर माइनस 1, ये बना लिमिट x टेंस टू 1 f(x minus 2 इक्वल टू पाई इंटू 0, तो 0 हो गया। अब 2 को वहां ट्रांसपोज कर लो, तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) एक्चुअली में यहां भी हमको ऐसे करना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2, ऐसे करना चाहिए बट ये 2 तो कांस्टेंट है ना, इस पे लिमिट हम टेंड करा नहीं पाएंगे। लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ये देखो लिमिट x टेंस टू 1 अगर 2 पे रखेंगे तो 2 के पास x है ही नहीं, तो वो 2 ही रह जाएगा, और वो 2 ट्रांसपोज हो गया RHS पे, तो ये हो गया आंसर। क्लियर बोलो। यस सर। सो कॉपी कर लो। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 32 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 32 में क्या दिया है, 32 में हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो है mx स्क्वायर प्लस n वेर x लेस देन 0। तो ये है mx स्क्वायर प्लस n वेर x इज लेस देन 0। फिर से दूसरी डेफिनेशन इसकी है nx प्लस m, जहां पे 0 x 1, और यही फंक्शन की डेफिनेशन है nx³ प्लस m अगर हमारा x 1 से बड़ा है तो।
इसने बोला है फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x0 f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट। m और n की कौन सी वैल्यू है जिसपे x टेंड्स टू 0 fx और x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं बारी बारी। फर्स्ट पार्ट, m और n फाइंड करना है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट कर जाए। m और n की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसपे लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट कर जाए। तो देखो, कोई भी फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a तभी एग्जिस्ट करेगा, will exist if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पर्टिकुलर नंबर के इक्वल आ जाए तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। तो ये रूल कभी मत भूलना, किसी भी फंक्शन की किसी सर्टेन नंबर पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड से भी हम सेम नंबर पे पहुंच रहे हो और राइट हैंड से भी टेंड करने पे हम सेम नंबर पे पहुंच रहे हो, तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे। तो इसने ये बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करेगी। अगर मान ले हम कि कर गई है तो m और n की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा, है ना। m और n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा है ये मान रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखेंगे। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। ओके, तो 0 से छोटा है x, x क्या है, 0 से छोटा है। 0 के माइनस मतलब 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर पे देख रहे हैं, तो 0 से छोटा है। कोई मुझे बता सकता है इन तीनों ब्रांच में से कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए? फर्स्ट वाली, ये वाली, क्योंकि x टेंड्स टू x 0 से छोटा फर्स्ट ही है। तो इसमें हम 0 से छोटे नंबर पे देख रहे हैं। ओके, तो x को क्या मान लिया, 0 माइनस h। जब x 0 को टेंड करेगा तो h भी 0 को टेंड करेगा। अब इसको लिखेंगे, ये इक्विवेलेंट है, x टेंड्स टू 0 इक्विवेलेंट है h टेंड्स टू 0 f, और x को क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। और कौन सा ब्रांच लेना है, तो ये वाला ब्रांच लेना है। इसमें लिखेंगे m और x को लिखेंगे 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस n। देखते रहना, कोई परेशानी हो तो बता देना। h को 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये बन गया m इंटू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस n। सब सिंप्लीफाई करके n मिल गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट n आ रही है। b पार्ट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। x की वैल्यू हमने 0 प्लस h ले ली। जब x 0 को टेंड किया तो h भी 0 को टेंड किया। 0 प्लस, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब बताओ मुझे, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए? सेकंड। सेकंड ब्रांच, करेक्ट। 0 से बड़ा यही अलाउ कर रहा है, ये वाला जो ब्रांच है इसमें x 0 से बड़ा हो सकता है, तो हमें x की जगह पे, मतलब fx की जगह पे ये फंक्शन लेना चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n और x की जगह पे 0 प्लस h प्लस m। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, h को 0 पुट करो तो n इंटू 0 प्लस 0 प्लस m। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, m। अब देखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम कैसे बोलेंगे, if m और n अगर इक्वल हो जाए देन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0
f of x will exist, yes or no? f of x, x टेंड्स टू 0 कब एग्जिस्ट करेगा? जब m और n इक्वल हो जाएगा तब करेगा, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल कब होगी? जब m और n इक्वल होंगे तब होगा। अगर मान लो n आ गया 5, m आ गया 7, तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों इक्वल होंगे तभी ये फर्स्ट वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब चल रहे हैं सेकंड पार्ट पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। चलो बताओ मुझे कोई भी कौन सा ब्रांच लेना चाहिए? सेकंड। सेकंड वाला, क्योंकि 1 से छोटा कौन सा है? 1 से छोटा यही रेंज है ना, देखो 1 से छोटा ये रेंज है, तो हमें सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। तो ये इक्विवेलेंट है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, n को एज इट इज x की जगह 1 माइनस h प्लस m। पॉलिनोमियल फंक्शन h को 0 पुट करो तो n इंटू 1 माइनस 0 प्लस m। तो कितना आ गया? n प्लस m आ गया ना, 1 माइनस 0 1 होगा, तो ये बन गया m प्लस n, m प्लस n। ओके, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो x को क्या मान लिया? x को मान लिया 1 प्लस h, x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू 0। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए x अगर 1 से बड़ा है तो? बताओ। लास्ट वाली। लास्ट वाला, 1 से बड़ा ये वाला ब्रांच। तो उसमें fx की जो वैल्यू है वो ये वाली है, नीचे वाली। तो थर्ड फंक्शन लेंगे h टेंड्स टू 0 n, और x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h और उसका क्यूब प्लस m। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर लें। तो ये बन गया n 1 प्लस 0 क्यूब प्लस m। 1 प्लस 0 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये भी m प्लस n आ गया। देखो यहाँ पे m प्लस n ऑलरेडी इक्वल है, एज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। दोनों इक्वल हैं m प्लस n के। सो लिमिट x tends to 1 equal to x tends to 1 f of x equal to will be equal for any value of m and n। m और n की किसी भी वैल्यू पे ये इक्वल होगा, क्योंकि देखो m प्लस n है, ये एक क्वांटिटी है। मान लो m प्लस n एक क्वांटिटी है, z के इक्वल है। m और n की कोई भी वैल्यू रख लें तो m प्लस n तो खुद के इक्वल आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये भी m प्लस n है, ये भी m प्लस n है। m और n की कोई भी वैल्यू ले लो, m प्लस n तो आपस में इक्वल होंगे ही, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का m और n की वैल्यू पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल है कि m और n इक्वल होंगे तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे m और n की वैल्यू पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कोई रोल नहीं है, दोनों हर बार इक्वल होंगे। तो इसीलिए क्या लिख रहे हैं? x टेंड्स टू 1 f of x will be equal for any value of m and n। क्या ये दोनों पार्ट्स क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कॉपी करो जल्दी से। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का तुम्हारे लाइफ में इतना रोल है, अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो। क्लास 12 तो बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इतने सारे टॉपिक्स इस पे तुम्हें पढ़ने हैं, जैसे
डेरिवेटिव तो खुद है ही, लिमिट है, कंटिन्यूटी है क्लास 12th में, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो डेरिवेटिव पे ही है। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे, dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ोगे, रेट मेजरर पढ़ोगे, अप्रोक्सीमेशन पढ़ोगे, मैक्सिमम मिनिमम तो है ही, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, फिर इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव का यूज होता है। तो इस टॉपिक को एकदम नोट कर लो। तुम्हारे लिए अगर मैं बोलूं, सीरियसली बोलूं, क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12th में हेल्प करने वाला है, तो वो डेरिवेटिव है। कॉनिक सेक्शन तो है, कॉनिक सेक्शन तो है, कॉनिक सेक्शन का थोड़ा सा पार्ट हमको यूज करना है जब एरिया बिटवीन कर्व्स पढ़ेंगे, बट डेरिवेटिव तुम्हारे लिए क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 12th में हेल्प करने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हम चलते हैं डेरिवेटिव के कुछ बेसिक सीख लेते हैं। एक्सरसाइज में तो हम शायद 1-2 दिन के बाद जाएंगे। तो एक न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेटिव। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। डेरिवेटिव जो हम फाइंड करते हैं dy बाई dx, जैसे x स्क्वायर का 2x, तुमने फिजिक्स में देखा भी होगा बहुत जगहों पे, sin x का cos x, वो क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका। टेंजेंट और सीकेंट ये सब जानते हो, टेंजेंट पता है सबको, सीकेंट सबको पता है। सर्कल के लिए पढ़े थे ना 10th क्लास में। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये मान लिया सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल में ये लाइन अगर हम बनाते हैं, एक लाइन ऐसी बनाते हैं और एक लाइन ऐसी बनाते हैं, इन तीनों लाइंस का नाम क्या क्या है। देखो ये वाली जो लाइन है वो कॉर्ड है, ये वाली जो लाइन है उसका नाम क्या है, सीकेंट है, और ये वाली लाइन क्या है, टेंजेंट है। कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है। तो सर्कल में, अगर सर्कल की बात करें तो सरकमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाता है, कॉर्ड। अब अगर कॉर्ड को किसी भी एक साइड से या दोनों साइड से एक्सटेंड कर दो तो बन जाता है सीकेंट, ठीक है। ये कॉर्ड को किसी भी साइड से एक्सटेंड कर दो तो सीकेंट बन जाता है। एक साइड से कर सकते हो तो भी बन जाएगा, दोनों साइड से करोगे तो भी बन जाएगा। अब कॉर्ड और सीकेंट के जैसा ही है टेंजेंट, मतलब इन दोनों पे कॉर्ड और सीकेंट एक जैसे ही मान सकते हैं। तो इस कॉर्ड को या सीकेंट को हम टेंजेंट बना सकते हैं, कोई कंडीशन होगी जिसपे हम इसको टेंजेंट बना सकते हैं। अब देखो क्या कंडीशन है, वो पहले मोटा मोटा बात समझ लो, इसका एक्चुअल नोट्स वगैरह हम बनाएंगे, पहले मेन पॉइंट समझ लो। देखो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं क्या करता हूं, नीचे बनाता हूं, इस लाइन को मैं नीचे बनाता हूं, ठीक है। मान लो ये बना दिया, मुझे क्या करना है, ये जो लाइन अभी बनाया ना हमने PQ, इस लाइन को टेंजेंट बनानी है, ठीक है। इस लाइन को क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इनके बीच में जो गैप है उसको ब्लू से अभी पेंट करते हैं। देखो लाइन के बीच में जो उनका सेपरेशन है वो ये वाला है, काफी बड़ा है। क्या करें, हम पॉइंट P को इधर से नीचे प्रेस करें और Q को इधर से नीचे प्रेस करें, P और Q को नीचे की तरफ प्रेस करें। हम ये ब्लू से जो डॉटेड पार्ट बना है ना, इस गैप को छोटा करना चाहते हैं, गैप को कम करना चाहते हैं। तो अब न्यू पोजीशन पे लाइन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, ये P एंड Q यहाँ पे आ गया। अब जो गैप है वो देखना कितना है, ब्लैक से, अब इतना सा गैप है, अभी भी मन नहीं भरा, इस गैप को और छोटा करना है। तो अब लाइन को ऐसे बना लिया, मतलब Q को इधर से नीचे और P को इधर से नीचे। तो अब जो लाइन बनी है उसके अंदर गैप देखो ग्रीन से बनाते हैं, ये वाला गैप है, ओके। इसको और छोटा करना है, इसको और छोटा करना है, तो ये बना लिया पीली लाइन। इसके बीच का जो गैप है देखो और छोटा हो गया।
तो एक ऐसा कंडीशन भी आएगा, एक ऐसा कंडीशन भी आएगा जब ये वाली लाइन पी क्यू आर एस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। एक ऐसा कंडीशन भी आएगा जब ये पी क्यू आर एस लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। उस केस पे क्या होगा, ये जो गैप होगा ना बीच में, वो जीरो हो जाएगा। वो गैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब जीरो बन नहीं जाएगा एग्जैक्टली, जीरो की तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो देखो ये जो गैप है पीक्यू के बीच में, अगर हम मान लो उस गैप को कोई क्वांटिटी ए मान ले, गैप जो है ये लेंथ जो मान लो, इसके बीच में आर्क की जो लेंथ है उस लेंथ को अगर हम ए मान ले और इस ए को हम जीरो की तरफ टेंड करें, ए को हम जीरो की तरफ टेंड करें तो ये पोजीशन मिल जाएगी फाइनली। तो इसमें भी कुछ हमको इस टाइप की चीजें करनी है। लिमिट ए टेंड टू जीरो, ए जहां पे हमने गैप को लिया है, मोटी मोटी बात है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। पीक्यू के बीच का जो गैप है उस मान लिया गैप को हमने ए। अब इस गैप को अगर हम ए टेंड टू जीरो करें तो जो सीकेंट है या कॉर्ड है, कॉर्ड में जो गैप था वो हमारी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए टेंजेंट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट को टेंजेंट बोलते हैं। बट ये डेफिनेशन हम 10th में नहीं बता सकते, है ना, 10th के बच्चों को क्या लिमिट बताएं। तो इसी वजह से टेंजेंट और सीकेंट में काफी रिलेशन होता है। टेंजेंट और सीकेंट में रिलेशन होता है, उनमें लिंक होता है, कनेक्शन होता है। सीकेंट में कुछ चीजें हम जीरो की तरफ टेंड करते हैं तो वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात क्लियर सबको? यस सर। तुम्हें स्लोप के बारे में भी हल्का फुल्का नॉलेज है ना, स्लोप के बारे में भी जानते हो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते थोड़ा सा। देखो कोई लाइन है, मान लो ये वाली लाइन है, इस लाइन का अगर स्लोप चाहिए तो क्या करना होता है, इस लाइन का स्लोप हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा इस लाइन का स्लोप होता है। निकालते कैसे हैं स्लोप को, तो ये वाली लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये तो दिमाग में एकदम बिठा लिए होगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई चीज रोटेट हो रही है तो मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही हो तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन माना गया है। ओके, तो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, उस एंगल का टैन अगर ले लोगे तो जो वैल्यू मिलती है वो इस लाइन की स्लोप होती है। ओके, तो ये इस लाइन का स्लोप है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल भी ले सकते थे, वैसे दोनों एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो चाहे तो इस एंगल का थीटा ले लो, टैन ले लो, चाहो तो इस एंगल का टैन ले लो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। तो इस लाइन का स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं ना, उसका भी स्लोप के साथ कनेक्शन है। डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं वो एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप होता है। डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे हम निकालें, जैसे मान लो 2x या x स्क्वायर कोई कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसने किसी ने बोल दिया dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स तुम सबको पता है, फिजिक्स में पढ़े होगे, वैसे मैथ्स में बस सिखाऊंगा अच्छे से। इसका dy बाई डी एक्स 2x आ जाता है। अब मैं बोलूं dy बाई डी एक्स फाइंड करो x इक्वल टू 1 पे, तो ये 2 इंटू 1 2 मिल गया। अब ये जो 2 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 मिली है, वो क्या है, ये पैराबोला है। इस पैराबोला में अगर x को हम 1 पुट करें, तो x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा। तो इस पैराबोला पे इसका जो भी ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, अब इसमें ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हो गया P। अब इस पॉइंट P पे अगर हम टेंजेंट बनाएं, हर एक कर्व पे टेंजेंट बना सकते हैं, सर्कल हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी भी कर्व पे टेंजेंट बना सकते हैं। तो इस पैराबोला पे अगर ये जो पॉइंट है 1,1, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 2 होगा। ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाई डी एक्स का। इसको हम अभी सीखेंगे भी कैसे इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये बात समझ आ रही है सबको कि अगर इस पैराबोला को हम डिफरेंशिएशन करें इसका और x इक्वल टू 1 पे इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड करें, तो जो 2 मिलता है वो क्या होता है, एक्चुअली इस पैराबोला का उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है थीटा, उसका टैन लोगे तो ये 2 आता है। ये होता है स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है।
ये सिर्फ सर्कल में ही टेंजेंट नहीं होती है, किसी भी कर्व पे होती है। अब देखो इसको कैसे हम एक्चुअली, अगर मान लो किसी को नोट्स वोट्स बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। तो टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। देखो क्या है, हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, समझना इसको अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये हमारी ओरिजिन। कार्टेशियन प्लेन पे हमने एक कर्व लिया है इस टाइप का, ये कोई कर्व हो गया। इस कर्व का इक्वेशन है लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 5x, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हो सकता है इस कर्व का। इस कर्व पे क्या है, मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, एक पॉइंट ए लिया है और दूसरा पॉइंट लिया है बी। ओके, ए और बी मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं इस कर्व पे, ए बी को ज्वाइन कर रहे हैं। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट हमको पता है। अब क्या करना है, इस गैप को, ए और बी के बीच में जो गैप है कर्व के थ्रू, वाया कर्व जो गैप है, उस गैप को बहुत कम करना है, उस गैप को बहुत कम करना है। ठीक है, देखो ये है हमारा ए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स पे, रुको एक्चुअली ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर बी से ड्रॉप किया, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये वाला लेंथ कितना होगा, x1, ये वाला x2। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां से भी ड्रॉ किया ए से इस लाइन पे। क्या क्या किया है, पहले ये m है, ये n है, ये मान लिया p है। am परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, bn perpendicular to x axis and AP perpendicular to BN। ओके, अब इस लाइन का, ये जो सीकेंट लाइन है, सीकेंट या कॉर्ड है बेसिकली, इस कॉर्ड का एंगल मान लो ये वाला एंगल थीटा है। ओके, कॉर्ड का एंगल क्या है, थीटा है। तो इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए बी का स्लोप चाहिए हमको। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी tan थीटा होता है ना, ए बी का स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीपी अपॉन एपी। चलो बीपी की लेंथ निकालते हैं। बीपी की लेंथ के लिए क्या होगा बताओ, बीपी कैसे निकालोगे, बीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी एन में से पी एन माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई, एपी निकालने के लिए ओ एन में से ओ एम माइनस करेंगे। अब बी एन की लेंथ कितनी होगी, y2, पी एन की लेंथ कितनी होगी, y1, ओ एन की लेंथ कितनी होगी, x2, और ये कितना होगा, x1। तो कहने का मतलब ये जो गैप मिल रहा है, ये जो गैप मिल रहा है, ये वाला गैप कितना है,
x2 माइनस x1, इसको क्या करते हैं, डेल्टा x मान लेते हैं। डेल्टा x इक्वल टू चेंज इन x मान लिया, और सिमिलरली डेल्टा y इक्वल टू चेंज इन y मान लिया। डेल्टा y इस फिगर के लिए कौन सा है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये डेल्टा y है, ये वाला पार्ट है डेल्टा y। तो इसी स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखो, यही जो डेल्टा x है ना, इस गैप को हमें छोटा करना है। डेल्टा x मतलब ये वाली क्वांटिटी को हमें छोटा करना है, क्योंकि देखो डेल्टा x डेल्टा y पे डिपेंड कर रहा है। यहां देखो ये वाला, ये जो क्वांटिटी है, अगर डेल्टा x हम छोटा कर दें, डेल्टा x अगर हम छोटा कर दें तो पॉइंट b और a पास आने लगेंगे। डेल्टा x मतलब क्या, x2 और x1 के बीच का गैप, क्योंकि डेल्टा x x2 और x1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर x2 x1 हम बहुत आस पास कर लें, जैसे मान लिया x1 कर लिया 1 और x2 कर लिया 1.00009, तो x1 x2 बहुत पास पास हो गया, तो डेल्टा x क्या हो रहा है, बहुत छोटा छोटा आ रहा है ना। तो डेल्टा x छोटा करने का मतलब x1 x2 को पास पहुंचाना, मतलब a और b को पास पहुंचाना। ये बात समझ आई? डेल्टा x को छोटा करने का मतलब पॉइंट a और b को पास पहुंचाना। तो a इधर से चलेगा और b इधर से चलेगा। एक्चुअली इस AB को हम इस कर्व के लिए टेंजेंट नहीं बोल सकते, ये कर्व के लिए टेंजेंट नहीं है, कॉर्ड है ये। तो A और B को अगर पास पहुंचाना शुरू करें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे A और B क्या होंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, पॉइंट मान लिया C पे। व्हेन x टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो की तरफ हो जाए, यानी जीरो बन जाए, तो क्या होगा, जब डेल्टा x जीरो को टेंड करेगा, AB chord will coincide with, इस लाइन का पूरा नाम ले लेते हैं, DCE ले लेते हैं। AB chord will coincide with लाइन DCE। AB chord क्या करेगा, लाइन DCE के साथ coincide करेगा, and it will be called a tangent to the curve at point C। ये कर्व पे टेंजेंट हो जाएगा, पॉइंट C पे टेंजेंट हो जाएगा। तो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसमें अगर हम लिमिट लगा दें, कौन सी, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो ये बन जाएगा dy बाई dx, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट C। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को अगर हम डेल्टा x टेंड्स टू जीरो कर दें, तो ये जो CDE लाइन है ना, उस लाइन का स्लोप मिलने लगेगा, यानी कि टेंजेंट मिलने लगेगा, टेंजेंट का स्लोप मिलने लगेगा। तो ये है dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये बात समझ आई? dy बाई dx निकालने के फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, वो कैसे आता है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल भी अभी सिखाना है। तो इतना पार्ट पहले कॉपी कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, तो वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।